हेलो फ्रेंड। आज का ये जो वीडियो है हमारा वो दो पर्सन को डेडिकेट करता मीन्स टू डायरेक्शन में डेडिकेट करता। फर्स्ट वन हमारे आज के युवा पीढ़ी एवं भावी युवा पीढ़ी जो हमारी इस कंट्री को नए रूप में गढ़ने के लिए तैयार है, और सेकेंड हमारे जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको। तो पहला मैसेज मेरे जो युवा पीढ़ी है उनके लिए है कि आपकी जो डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना वो काफ़ी जायज़ था, सक्सेसफुल भी रहा वो चीज़, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी थॉट ऑफ क्लैरिटी थी वो अब्सेंस थी, मीन्स अब्सेंस ऑफ थॉट। वो ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा शिक्षा मंत्री के रूप में है तो क्या वाकई में दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरा पहलू में शिक्षा मंत्री को कौन डिजर्व करता? क्या मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, मीन्स जो रैली कर रहा था उनके अकॉर्डिंग, मीन्स युवा पीढ़ी के अकॉर्डिंग, या हमारे जो प्रधानमंत्री है उसके अकॉर्डिंग? तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें क्लियरिटी रखना पड़ेगा कि अगर आपको प्रधानमंत्री को लेकर आपत्ति था, राइट, तो ऑब्वियसली वो बंदा जिसको भी बनाएगा वो हो सके हमारे फेवर में भी हो सके और फेवर में नहीं भी हो सके। और वही वो आई थिंक जो देख पा रहे हैं कि हम लोग के फेवर में वो नहीं रहा है ना, प्रहलाद जोशी जो फिलहाल अभी शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कमी कहाँ थी कि एक तरफ हम रैली कर रहे हैं इस चीज़ों को हटाने के लिए और दूसरी तरफ जब हटा के रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो वो थॉट ऑफ माइंड हमारा या फिर वैकेंट था, खाली था या एब्सेंस था। तो वो चीज़ हमारी जो रैली थी उसमें कमी था। बीच में हालांकि आवाज़ भी उठाया गया था केजरीवाल के द्वारा कि जो शिक्षा मंत्री होना चाहिए वो सोनम वांगचुक को होना चाहिए, राइट, जो कि कुछ हद तक सही भी था। कुछ हद तक सही का मतलब हो सके उससे ऊपर भी कोई मंत्रिपरिषद का लोग हो या फिर अपार्ट फ्रॉम मंत्रिपरिषद हो जो उन पोस्ट को सेटिस्फाई करता हो, डिजर्व करता हो, राइट। तो अगर जब भी हम रैली करें तो हमारा थॉट ऑफ माइंड क्लियरिटी सही होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपकी डायरेक्शन सही थी बट वो डायरेक्शन अधूरा था, मीन्स रिप्लेसेबल नहीं था। उसके बदला में कौन पर्सन होना चाहिए वो भी हमारे अनुसार से हमारा एजुकेशन सिस्टम, प्रेजेंट सिनारियो जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मार्केट की डिमांड है, जो हमारा जो कल्चर को सोसाइटी को सेटिस्फाई करता है उस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम, उस प्रकार का एजुकेशन मिनिस्टर भी होना चाहिए, राइट। सेकेंड मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ बोलते हैं तो आपके ऊपर ऐसा तो दबाव नहीं आ रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, आप कम ही बोलो लेकिन उन चीज़ों को सेटिस्फाई कराओ, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करवा पाओ ग्राउंड लेवल पर, राइट। अगर आपने बोला था राम मंदिर को लेकर, आपने उन चीज़ों को सेटिस्फाई कराया, उन चीज़ों को लागू करवाया, गुड। सेकेंड था आपका जो आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर, वो भी बहुत ज़रूरी था। मैं बात सिर्फ हिंदू रिलेटिव नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कंट्री के फेवर में के लिहाज से बात कर रहा हूँ। थर्ड वन यूसीसी यानी यूनिवर्सल सिविल कोड जो कि हमारा ये डीपीएसपी के अकॉर्डिंग आ रहा है, वो भी जरूरी है, लेकिन आप उस चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप में उसको कर रहा है, जो कि बढ़िया बात है। लेकिन आप इस तरीक़ा से देखो कि किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट की बढ़ोतरी की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर वो मिनिस्ट्री लेवल में देखा जाए या या फिर डॉक्टर लेवल में देखा जाए, इंजीनियरिंग लेवल में देखा जाए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जाए, तो इन सब में कहीं ना कहीं लाखों वैकेंसी की ज़रूरत है और लाखों एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो आप इन चीज़ों को क्यों नहीं एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं, मिस कमी का है। तो वो चीज़ अगर आप सपोज हो सके आपका थॉट ऑफ माइंड ग्रोथ हो, ग्रोइंग कंडीशन में हो, बट वो चीज़ आपके चारों तरफ इस तरीक़ा से कुछ उलझा पड़ा हो जिसके कारण आप नहीं करवा पा रहे, तो आप एक मंत्रिपरिषद उस तरीक़ा से बनाओ या उस प्रकार से डिस्कस करो कि इन चीज़ों पर एम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट कैसे किया जाए, कैसे हम हर साल लाखों एम्प्लॉय को और ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, राइट। तो उस प्रकार से आप इलेक्शन का वेट मत करो, नहीं तो आपको पता चल चुका है इस रैली के माध्यम से कि किस प्रकार से युवा पीढ़ी जो चाहेगा वो हासिल कर सकता है। भले वो एक बार में ना हो, दो बार में ना हो, लेकिन वो रैली के माध्यम से लाखों करोड़ों वीर इकट्ठा गैदर कर सकता है, राइट। लेकिन अगर मेरा भी कुछ थॉट ऑफ माइंड है, इफ आई विल बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन आई हैव टू टोटली चेंज द इंडिया विद द हेल्प ऑफ 4 पॉइंट। मेरे पास 4 पॉइंट है जिसके बिहार पर मैं एज ए प्रधानमंत्री के रूप में सिलेक्ट अगर इलेक्ट होते हैं और सिलेक्ट होते हैं ऑब्वियसली, तो मैं उन चीज़ों पर काम कर सकता हूँ। पहला तो मैं एजुकेशन सिस्टम को, जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो रखा है इंडस्ट्रीज से, मैन्युफैक्चरिंग से, ऑर्गेनाइजेशन से। तो मेरा क्या सिस्टम रहेगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हेरारिकली डेवलप किया जाएगा और
जब एक टाइम बाद, जैसे हम लोग जो इंडिया में 20-22 साल का एक मेच्योरिटी रखते हैं कि यहाँ से बच्चे को कमाना शुरू करना चाहिए, राइट। तो 22 साल की एज में जो हम लमसम देखते भी कि 22 साल की एज में ग्रेजुएट ऑलमोस्ट हो चुका होता है। तो इस तरीक़ा से मैं एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने वाला हूँ, जो कि मेरा कुछ पॉइंट भी है। पहला पॉइंट है कि उनको मैं सेग्रीगेट कर रखा हूँ। तो 0 से 3 ईयर में उस जो बच्चे हैं, अगर कोई बच्चे पैदा हुआ है तो 0 से 3 ईयर में वो अंडर गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन होगा। पेरेंट्स उनके माता पिता, गार्जियन कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, चाचा, है ना, उस तरीक़ा से। तो उनका 0 से 3 ईयर में नर्चरिंग हो, यानी वो अभी एजुकेशन सिस्टम में आए नहीं, बट उनका नर्चरिंग माता पिता करेगा। फिर 3 से 6 ईयर, जो 3 से 6 साल है, 0 से 3 ईयर में माता पिता करेगा या गार्जियन इधर कर सकता है, राइट। लेकिन जो 3 से 6 साल है वो नर्सरी, LKG और UKG, यानी 6 साल तक उसने UKG तक ही रहा, राइट। उसके बाद 6 से 11 साल, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 11 साल 5th क्लास तक वो कवर करेगा, राइट। फिर 11 से 16 ईयर, 6 से 11 हो गया, 11 से 16 साल, 11 to 16 ईयर के एज तक वो क्लास 10th क्वालिफाई करेगा, वो भी सक्सेसफुल तरीका से, क्योंकि उसको भरपूर टाइम मिला 0 से 3 ईयर में माता पिता और जो भी समाज को स्टडी करने का, समझने का। और फिर 3 to 6 ईयर जो कि नर्सरी, LKG, UKG, फिर 6 to 11 ईयर जो कि क्लास 5th तक वो अचीव कर सकता है सक्सेसफुली, यानी क्लास 6 क्लास 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 से 11 साल। फिर 11 से 16 साल में, 11 से 16 साल में वो 10वीं तक कंप्लीट कर सकता है, राइट, पूरी सक्सेसफुल तरीका से। इसमें लटकने और भटकने की बात नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ को सिंक्रोनाइज तरीका से हायरार्किकली किया जा रहा है। इनकेस अगर वो फेल हो रहा है तो वो एक हम इस तरीका से एजुकेशन सिस्टम डेवलप करवाएंगे कि वो एक ही साल में अगर मान लो क्लास 5th में फेल हो गया तो 4th का भी पेपर दे सकता है और 5th का भी दे सकता है। और ऐसा तो होगा नहीं, हर बार होगा, क्योंकि उसके ऊपर उस तरीका से एजुकेशन सिस्टम हम इस तरीका से डेवलप करेंगे कि वो फेल होने की चांस नहीं है। लेकिन इनकेस अगर ऐसा हो रहा है तो वो चीज़ भी ऑप्शन रहेगा। फिर 16 to 18, यानी 16 से 17, 17 से 18 साल, यानी 12वीं वो कंप्लीट सक्सेसफुल 18 साल के एज तक कर लेगा। और इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि यही डिमांड है एजुकेशन सिस्टम की, यही हमारा आफ्टर स्टडी देखा गया कि इस तरीका से अगर रहेगा तो बच्चे में फर्दर अर्निंग की और फर्दर समाज, सोसाइटी का नोक झोंक से दूर रहेगा। क्योंकि इस प्रकार से अगर चलेगा तो वो उसके बाद वे ऑफ डूइंग वर्क करने लायक भी रहेगा। फिर 18 से 22 साल, 4 साल हम ऑलमोस्ट लिए हैं, जिनको BA करना, जिनको BSc करना, जिनको BTech करना, वॉटेवर जो भी एजुकेशन करना, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 साल में अगर 22 तक देखा जाए तो 4 साल तक हम समझ लिए हैं, तो वो ग्रेजुएट ऑलमोस्ट हो चुका होगा। फिर 22 से 30 साल का हमने रखा है, वो उसने जो भी एजुकेशन सीखा है ये यहाँ पर अब वो वर्क अपना परफॉर्म करेगा, राइट। लेकिन हमने इन चीज़ों में बदलाव ये किया, तो आप बोलेंगे कि इसमें नया क्या, ये तो ऑलरेडी हो ही रहा। मैं इसमें ये करने वाला हूँ कि जितने भी, जैसे ISRO है, DRDO, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी भी वैकेंसी है वो सारे वैकेंसी अलग से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? मैं इसको एजुकेशन से मर्ज करने वाला हूँ, यानी कि तब पेपर लीक की कोई घटना नहीं होगी, नहीं मार्क्स डिले की बात होगी, नहीं ज्वाइनिंग के डिले की बात होगी। क्योंकि अगर वो बंदा 18 से 22 साल के बीच में लाइज कर रहा है, मीन्स ग्रेजुएशन में है, वो उतना तब तक क्लियरिटी हम हमारा एजुकेशन सिस्टम में इतना हमने डाल देंगे कि उसके अंदर क्लियरिटी होगा कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, आर्टिशियन बनना, डांसर बनना, पेंटर बनना, वॉटेवर जो भी एक्सप्लोरर बनना, तो वो सब वो बनने लायक 18 साल तक वो अपना थॉट ऑफ पॉइंट क्लियरिटी हो जाएगा। मीन्स 12वीं तक ही उसका क्लियर, हम उस चीज़ों को इतना एजुकेशन सिस्टम में डेवलप करवा रहे हैं, राइट। कि यहाँ पर ग्रेजुएशन करेगा, कि यहाँ पर अगर मान लो साइंटिस्ट बनना है तो ISRO वाला एग्जाम कंडक्ट करेगा हर एक यूनिवर्सिटी में, उसका हम अलग अलग स्लॉट वो अपना उसके अकॉर्डिंग बना देगा। कोशिश करेंगे कि साल में 2 से 3 बार, यानी क्वार्टरली, हर 4 महीना पर वो एग्जाम कंडक्ट हो। इनकेस कोई बच्चा को ISRO में जाना है और वो नहीं निकाल पाए एग्जाम, तो उनको एक और मौका मिलेगा, एक और मौका मिलेगा, एक और मौका मिलेगा। लेकिन आपने बोला कि सर अगर 22 साल अचीव हो गया तब तो वो जॉब करने लायक हुआ, अगर मानो उसको ISRO में जाना था और वो कोई और सेक्टर में चला गया तो कम से कम वो अनएम्प्लॉय नहीं कहलाएगा। हाँ, लेकिन वो ISRO में जाना है तो वो फर्दर भी एग्जाम दे सकता है किसी यूनिवर्सिटी में। मान लो फॉर एग्जाम्पल वो एग्जाम जयपुर में हो रहा है अगला 4 महीना बाद, तब तक उसने जॉब कोई पकड़ लिया मान लो चपरासी का, और उसको ISRO में जाना था,
तो वो फिर वो एग्जाम कंडक्ट करेगा, वो उस इंटरव्यू में जाएगा, वो प्रॉपर देगा। सक्सीड हुआ तब तो ठीक है, वो उस अपने डायरेक्शन में, अदरवाइज फिर से वो ट्राई करेगा, उसकी जो लिमिटेशन वो बंद नहीं रहेगी, ठीक है। या फिर उस प्रकार से लिमिटेशन, एज लिमिटेशन कर दिया जाएगा कि आप 30 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 22 से 30 में मैंने एज क्राइटेरिया रखा है 22 से 30, यानी 8 साल वाला। कम से कम आप जो सीखे हैं, जो एजुकेशन लिए हैं, जिसके बिहार पर आप हैचिंग हो रहे थे, सच रहे थे, तो उसके बिहार पर आप अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको जॉब करना है और उसी के अंदर आपको जो भी ट्रेडिंग है, सेविंग है, वो सब चीज़ आप उसी बीच में करेंगे, सीखेंगे। फिर 30 से 40 साल वाला ये जो है अपना जो मैरिज लाइफ है उसको आप एंजॉय करो, ठीक है। पहला पॉइंट में हमने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को हमने लिंक किया पूरे इंडस्ट्री से, ऑर्गेनाइजेशन से, जितने भी मैन्युफैक्चरर है, जितने भी डिफेंस है। यानी मैं अलग से डिफेंस नहीं बना रहा हूँ, डिफेंस बना रहा हूँ बट अलग से उसका एग्जाम नहीं कंडक्ट करा रहे हैं। डिफेंस हो, इसरो, ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गेल भेल से जितने भी इंडस्ट्री है, सारे के सारे लिंक होगा एजुकेशन सिस्टम से। अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो पहला पॉइंट हमारा लिंक होगा एजुकेशन सिस्टम से का लिंक बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग से, इंडस्ट्री से, ऑर्गेनाइजेशन से, R&D से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेरा टारगेट है 5 से 6%, अभी शायद 0.5% या अप टू लेस देन 1% गवर्नमेंट का इन्फ्यूजन है, जो कि बहुत ही बुरा स्थिति में बोल सकता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन एजुकेशन में भी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कम है, R&D में तो काफ़ी कम है, तो इस पर मेरा जो 5 से 6% अप टू 10% भी अगर करना पड़े तो मैं करूँगा, क्योंकि इसकी डिमांड है और मुझे पता है दिस वन इज द पिलर ऑफ होलिस्टिक लाइफ। ये एक पूरे लाइफ का एक बेस है। कौन सा? एजुकेशन सिस्टम। अगर हम एजुकेशन को मजबूत करते हैं तो सारे सेक्टर मेरा बाय डिफॉल्ट मजबूत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो हमने बोल दिया, एजुकेशन को लिंक करना इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, R&D, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो कि हमारा DPSP बोलता है, साइंटिफिक नॉलेज टेम्परामेंट, कि हम अपने बिहार पर कोई चीज़ कॉन्शियसली सोच सके, कर सके, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बना, आजकल के युवा पीढ़ी में इरेस्पॉन्सिबल जाने अनजाने में उसमें हमारा ही, हम लोग का ही कहीं ना कहीं योगदान है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी फोकस किया जाएगा। ये सब सारे के सारे हम बोले एजुकेशन सेक्टर इन पहला पॉइंट ही अभी तक चल रहा है। फिर इथिक्स के बारे में समझाया जाएगा, मॉरलिटी के बारे में समझाया, मीन्स उसको उस चीज़ में ढाला भी जाएगा, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया जाएगा, उसको ग्राउंड बेसिस पर उस चीज़ों को लागू भी करवाया जाएगा। इथिकल है, मॉरलिटी है, ह्यूमैनिटी है, राइट, R&D है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, एग्जाम्स कंडक्टिंग वगैरह, सारा का सारा हम 22 साल के एज में उसको कवर करवाएंगे। अब दूसरा पॉइंट हमने बोलने जा रहा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि हम प्रमोट करेंगे किसको? एग्रीकल्चर को, फिशिकल्चर को, मैरीन लाइफ्स को, यानी जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशिकल्चर, मैरीन लाइफ्स, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, जितने भी, इन सबको एक इंडस्ट्री, इनको तो प्रोडक्शन वाइज तो करना ही, प्लस दिस वन कम इंडस्ट्री वाइज, मानी इनको इंडस्ट्री वाइज भी करना, मैन्युफैक्चरर वाइज भी करना, ठीक है। वीमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है। लोकल जितने भी गुड्स है ना, जैसे पर्टिकुलर जगह का पर्टिकुलर गुड्स है तो उनको प्रमोट करने पर हम फोकस करें। यानी कि पॉइंट क्लियर हो गया, एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, मैरीन लाइफ, फिशिकल्चर्स, जितने भी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी इसका एजुकेशन के बाद का जो रोल आता है मैन्युफैक्चरिंग का, उस पर जाना, ठीक है। पहला वाला में क्या था? एजुकेशन का लिंक ऑर्गेनाइजेशन से था, यानी अलग से कोई वैकेंसी नहीं खुलेगी, अलग से कोई एग्जाम आउट नहीं होगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा, जो भी होगा वो यूनिवर्सिटी में ही कंडक्ट करवाएंगे। तो पहला पॉइंट एजुकेशन विद एजुकेशन कम इंडस्ट्री। सेकेंड पॉइंट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशिकल्चर, है ना। थर्ड पॉइंट है प्रमोट करना है आर्ट कल्चर को, माने आर्ट कल्चर जब हम बोलते हैं तो उसमें डांस भी आते हैं, आर्ट भी आता है, सिंगिंग भी आता है, रैपिंग, जितने भी मंत्र है, चैंट है, योगा है ना, तो इन सब चीज़ों को हमें प्रमोट करना है। यानी ये सब थोड़ा सा अगर देखा जाए तो एक कदम आगे का है कि पहला तो आपको सही शिक्षा लेना है, फिर उस सही शिक्षा के आधार पर सही जॉब लेना उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने 18 साल तक अपने माइंड को सींचा कि हमें ये बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना है, रैपर बनना, सिंगर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, डांसर बनना, या फिर एक्सप्लोरर बनना है, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर यूट्यूबर बनना है। तो इसके आधार पर आपको 18 साल तक माइंड सींचा जाएगा, के आधार पर ग्रेजुएट किया जाएगा, के आधार पर आपको एग्जाम उसी यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराया जाएगा, अगर एग्जाम प्रोसेस होगा तो, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने जो लिंक किया था
एजुकेशन को इंडस्ट्री से। सेकेंड पॉइंट जो है इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर जितने भी ये मैरीन लाइफ एग्रीकल्चर प्रमोट को उसको प्रमोट करना। थर्ड पॉइंट हमने बोला आर्ट कल्चर्स, है ना। उसके बाद जितने भी मोन्यूमेंट्स है, हेरिटेज है, योगा, मेंटल्स एंड फिट, जैसे आजकल हम लोग मेंटल फिटनेस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अब थोड़ा बहुत होने भी आ गया, बट फिर भी 95% यूथ जो है या 95% जो सिटीजन है वो इस चीज़ों से वंचित है। क्योंकि ऑब्वियसली पहले जब तक कमाई होगा नहीं, जब तक पैकेट में पैसा और पेट में अन्न नहीं होगा, फिर मतलब नहीं रहा ना योगा और मेडिटेशन का, कोई मतलब नहीं रहा वो सब चीज़, तो उसके बाद का स्टेप आता है, राइट। तो इन चीज़ों पर प्रमोट कब करेंगे जब हमारा सही सक्सेसफुल तरीका से एजुकेशन और सक्सेसफुल तरीका से इंडस्ट्री में जॉब का होना और सेटअप करना या फिर एंटरप्रेन्योर बनना, है ना। तो जब मैं एग्रीकल्चर वाला दूसरा पॉइंट बोला था, तो उसमें आपने एंटरप्रेन्योर भी रख देना, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट में एग्रीकल्चर, फिशरी, मैरीन वाला में एंटरप्रेन्योर को, पहला वाला पॉइंट में जो था आपका एजुकेशन विद इंडस्ट्री, तीसरा वाला पॉइंट में है आपका आर्ट एंड कल्चर्स, राइट। और फोर्थ पॉइंट है जो कि हमने कुछ अलग हटके किया कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो 65 या 70 प्लस है, उनका अपना एक उस स्टेज में अपना एक एक्सप्लोरर ऑफ माइंड होता है, जो एक अदीब शक्ति या विद्य शक्ति बोला जाए, तो क्योंकि वो पूरी लाइफ के थ्रू आउट द एक्सपीरियंस के आधार पर वहाँ से अलग ही थॉट ऑफ माइंड निकलता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनका जो थॉट ऑफ माइंड है, उनका जो स्किल है, उनका जो स्पिरिचुअल थिंकिंग है, चाहे वो पंडित हो सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, चाहे वो योगा गुरु हो सकता है, चाहे वो कोई भी वाट एवर सीनियर सिटीजन हो सकता है, तो उनकी स्किल को हम अपने देश में, हम अपने समाज के सुधार में किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो उस पर हम फोकस करेंगे। तो मैं एक समराइज करता हूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ देश का, तो पहला पॉइंट जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लिंक करेंगे इंडस्ट्री से, ऑर्गेनाइजेशन से, R&D से, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ह्यूमैनिटी वाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, इथिक्स, मोरालिटी, इन तरीका से टेम्परामेंट उसके अंदर डेवलप किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमने बोला है कि एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप्स, मैरीन लाइफ, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट हमने बोला है कि आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमने बोला है कि प्रमोट एंड इम्प्लीमेंट द स्किल ऑफ सीनियर सिटीजन्स, योगा गुरु, है ना, स्पिरिचुअल गुरु, तो इन सब के थॉट ऑफ माइंड को हमें प्रमोट करना है। थैंक यू भाई।